नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वह मानव इतिहास की सबसे महान कहानी है। यह वो कहानी है जहां से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। बहुत बहुत पहले, जब न तो देश थे, न सरकारें, न कानून और न ही किताबों में लिखा हुआ इतिहास, तब इंसान धीरे धीरे जंगलों से निकलकर एक साथ बसने लगा। उस समय मनुष्य का जीवन केवल शिकार और छोटे खेतों तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मनुष्य ने ये समझ लिया कि अगर हम मिलकर रहेंगे तो जीवन बेहतर होगा। यही सोच सिविलाइजेशन की पहली चिंगारी बनी। इस परिवर्तन का केंद्र बना एक विशेष क्षेत्र जिसे हम फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं। इसी क्षेत्र में दो महान नदियां बहती थीं, टाइग्रस और यूफ्रेटिस। इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाया मेसोपोटामिया। ये नाम ग्रीक भाषा से आया है। मेसो का अर्थ है बीच में और पोटामोस का अर्थ है नदी, अर्थात नदियों के बीच की भूमि। यही भूमि बनी मानव इतिहास की पहली महान प्रयोगशाला, जहां इंसान ने शहर बनाना, शासन चलाना, कानून बनाना और ईश्वर में विश्वास को संगठित रूप देना सीखा। लगभग 3500 BCE के आसपास यहाँ छोटे छोटे गांव बदलकर विशाल सिटीज में बदलने लगे। ये केवल मकानों का समूह नहीं था, बल्कि एक पूरी नई जीवन पद्धति थी। खेतों से मिलने वाला अतिरिक्त भोजन यानी सरप्लस फूड ने लोगों को खेती के अलावा दूसरे काम करने की आजादी दी। कोई व्यापारी बना, कोई सैनिक, कोई पुजारी, कोई लेखक। इसी से जन्म हुआ ट्रेड, गवर्नमेंट, राइटिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का। यहाँ पहली बार इंसान ने नियमों के साथ समाज बनाना सीखा। मेसोपोटामिया में जो कुछ भी विकसित हुआ, उसने पूरी दुनिया के इतिहास की दिशा बदल दी। ये केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि यह मानव सभ्यता की प्रयोगशाला थी। यहीं से इंसान ने ये सीखा कि एक समाज कैसे चलता है, कानून कैसे बनाए जाते हैं, देवताओं की पूजा कैसे संगठित होती है और ज्ञान कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए मेसोपोटामिया को हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, मानव सभ्यता का पालना। अब हम समझते हैं कि मेसोपोटामिया की जियोग्राफी और एनवायरनमेंट ने इस सभ्यता को कैसे आकार दिया। मेसोपोटामिया की भूमि एक तरफ वरदान थी और दूसरी तरफ चुनौती। टाइग्रस और यूफ्रेटिस नदियां यहाँ जीवन की धड़कन थी, लेकिन इन नदियों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका इरेग्युलर फ्लडिंग। कभी कभी ये बाढ़ फसलों को जीवन देती थी, तो कभी सब कुछ नष्ट कर देती थी। यह क्षेत्र चारों ओर से खुला और सपाट था। कोई पहाड़ नहीं, कोई समुद्र नहीं, कोई जंगल नहीं, यानी कोई नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं। इसका मतलब था कि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आसानी से यहां पहुंच सकता था। लेकिन यही खुलापन मेसोपोटामिया को व्यापार और विचारों के आदान प्रदान का केंद्र भी बनाता था। यहां अलग अलग संस्कृतियां मिलती थीं, व्यापार होता था और नई नई तकनीकें फैलती थीं। इस अनिश्चित वातावरण ने मेसोपोटामियंस के स्वभाव को गढ़ा। वे बने इंजीनियस, अडेप्टिव और अत्यंत रिलीजियस। जब बाढ़ आती थी, वे इसे देवताओं की इच्छा मानते थे। जब फसल अच्छी होती थी, वे देवताओं को धन्यवाद देते थे। लेकिन उन्होंने केवल प्रार्थना पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने समस्या का समाधान खोजा। उन्होंने इरिगेशन कैनाल्स, लेवीज और डाइक्स बनाए। उन्होंने नदियों के पानी को नियंत्रित करना सीख लिया और बंजर जमीन को उपजाऊ खेतों में बदल दिया। इस संघर्ष ने उन्हें संगठित किया। खेतों की सिंचाई के लिए योजना बनी, काम बंटा और प्रशासन विकसित हुआ। यही से जन्म हुआ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट का। हर नदी, हर खेत, हर गांव एक बड़े तंत्र का हिस्सा बन गया। मेसोपोटामिया के लोगों ने प्रकृति से लड़कर नहीं, बल्कि उसे समझकर सभ्यता खड़ी की। उनकी यह संघर्ष यात्रा मानव इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। बच्चों, जब हम मेसोपोटामिया की महान सभ्यता की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह सभ्यता अचानक नहीं बनी थी। इसके पीछे हजारों वर्षों की मेहनत, प्रयोग और अनुभव छिपा हुआ है। सुमेरियंस से पहले भी यहाँ लोग रहते थे, खेती करते थे, देवताओं की पूजा करते थे और धीरे धीरे समाज बनाते जा रहे थे। इन शुरुआती समाजों को हम आज प्री सुमेरियन कल्चर्स कहते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थे ओबाइद कल्चर और अरक कल्चर। सबसे पहले आता है ओबाइद पीरियड। इस समय मनुष्य ने घुमंतु जीवन को छोड़कर स्थायी गांव बसाने शुरू किए। लोग अब मिट्टी के मजबूत घर बनाने लगे। इसी काल में पहली बार बड़े टेम्पल्स बने, जो केवल पूजा स्थल नहीं थे बल्कि पूरे समाज का केंद्र थे। इन मंदिरों में अनाज रखा जाता था, योजनाएं बनाई जाती थीं और समाज के नियम तय किए जाते थे।
यही से समाज में संगठन और व्यवस्था की भावना मजबूत हुई। उबायद काल में ही लोगों ने पहली बार सुनियोजित इरिगेशन सिस्टम्स बनाए। नदियों के पानी को नहरों द्वारा खेतों तक पहुंचाया गया। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा और लोगों के पास भोजन का सरप्लस आने लगा। जब भोजन अधिक हुआ तो कुछ लोग खेती छोड़कर दूसरे काम करने लगे। कोई कुम्हार बना, कोई व्यापारी, कोई पुजारी। इस तरह समाज में डिवीजन ऑफ लेबर की शुरुआत हुई। इसके बाद आया अरक पीरियड, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। इस काल में पहली बार सच्चे अर्थों में सिटीज विकसित हुए। अरक नगर इस युग का सबसे महान उदाहरण था। यहाँ विशाल इमारतें, बड़े मंदिर और सुसंगठित सड़कें बनाई गईं। जनसंख्या बढ़ी और समाज पहले से अधिक जटिल बन गया। अरक काल की सबसे महान उपलब्धि थी राइटिंग की शुरुआत। व्यापार और कर व्यवस्था को याद रखने के लिए लोग सिंबॉलिक क्ले मार्किंग्स का प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे ये चिन्ह विकसित होकर दुनिया की पहली राइटिंग सिस्टम बने। इससे ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा जा सका। इसी काल में दूर दूर तक फैले ट्रेड नेटवर्क्स, सुंदर आर्ट और जटिल रिलीजियस रिचुअल्स विकसित हुए। इस प्रकार उबायद और अरक संस्कृतियों ने मिलकर वह मजबूत नींव तैयार की जिस पर आगे चलकर महान सुमेरियन सिविलाइजेशन खड़ी हुई। यही प्रारंभिक प्रयास मानव इतिहास की सबसे अद्भुत यात्रा की शुरुआत बने। बच्चों, अब हम उस सभ्यता का अध्ययन करते हैं जिसे पूरे मानव इतिहास की पहली वास्तविक सिविलाइजेशन कहा जाता है, सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये सभ्यता दक्षिणी मेसोपोटामिया में विकसित हुई और यही पहली बार मानव ने संगठित रूप से शहर बसाए। ये शहर केवल रहने के स्थान नहीं थे, बल्कि पूरी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के केंद्र थे। प्रमुख सुमेरियन शहर थे अरक, लगाश और एरिडू। हर शहर एक सिटी स्टेट था, अर्थात एक स्वतंत्र राज्य जिसकी अपनी सरकार, अपने नियम और अपनी सेना थी। इन शहर राज्यों पर शासन करता था एक विशेष शासक जिसे प्रीस्ट किंग कहा जाता था। उसे इंसी या लुगल भी कहा जाता था। ये राजा केवल राजनीतिक नेता नहीं था बल्कि धार्मिक मुखिया भी था। लोग मानते थे कि राजा को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और वही देवताओं की इच्छा को धरती पर लागू करता है। इसलिए शासन और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि दोनों मिलकर समाज को नियंत्रित करते थे। सुमेरियंस की सबसे महान खोज थी दुनिया की पहली राइटिंग सिस्टम, जिसे क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये लेखन प्रणाली मिट्टी की तख्तियों पर रीड स्टाइलस से कील जैसी आकृतियों में लिखी जाती थी। प्रारंभ में इसका प्रयोग केवल व्यापार, कर और भंडार का हिसाब रखने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसी लेखन ने लिटरेचर, पोएट्री, हिस्ट्री और लॉ को जन्म दिया। आज हम सुमेरियंस के बारे में जो कुछ जानते हैं वो इसी लेखन की देन है। सुमेरियन जीवन का केंद्र उनके विशाल मंदिर थे, जिन्हें जिगराट कहा जाता था। ये सीढ़ीदार भवन देवताओं को समर्पित होते थे और पूरे शहर की आत्मा माने जाते थे। इनके आसपास प्रशासन, शिक्षा और व्यापार के केंद्र विकसित हुए। सुमेरियंस का धर्म पॉलीथियस्टिक था, अर्थात वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे। प्रमुख देवताओं में अनु, आकाश देवता, एनलिल, वायु देवता और इनाना, प्रेम और युद्ध की देवी शामिल थे। वे मानते थे कि देवता प्रकृति, भाग्य और जीवन को नियंत्रित करते हैं और मनुष्य का उद्देश्य केवल उनकी सेवा करना है। सुमेरियंस ने मानव जीवन को बदलने वाले अनेक महान आविष्कार किए। उन्होंने व्हील का आविष्कार किया, जिससे परिवहन और व्यापार क्रांतिकारी रूप से बदल गया। उन्होंने प्लाव बनाया, जिससे कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ गया। उन्होंने बेस 60 नंबर सिस्टम विकसित की, जिससे हमें 60 मिनट का घंटा और 360 डिग्री का वृत्त मिला। उन्होंने संसार की पहली महान साहित्यिक रचना एपिक ऑफ गिलगमेश लिखी, जो मानव संघर्ष, मित्रता और मृत्यु पर आधारित है। इस प्रकार सुमेरियंस ने मानव इतिहास में पहली बार ये दिखाया कि एक समाज कैसे संगठित होता है, कैसे कानून बनते हैं, कैसे शहर विकसित होते हैं और कैसे संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। इसलिए सुमेर को सही अर्थों में मानव सभ्यता का पहला महान मॉडल माना जाता है, जिस पर आगे आने वाली सभी सभ्यताएं आधारित हुई। बच्चों, जब सुमेरियन सिटी स्टेट्स आपस में लगातार संघर्ष कर रहे थे, तब मेसोपोटामिया की राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर हो चुकी थी। प्रत्येक नगर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था, परंतु इन आंतरिक युद्धों ने पूरे क्षेत्र को कमजोर बना दिया। इसी समय इतिहास के मंच पर एक महान व्यक्ति प्रकट हुआ, सरगोन ऑफ अक्कड। सरगोन ने इस कमजोरी को समझा और एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। उसने एक एक करके सुमेरियन नगरों पर विजय प्राप्त की और अरक, लगाश, किश जैसे शक्तिशाली नगरों को अपने अधीन कर लिया। इन सभी नगरों को मिलाकर उसने एक विशाल राज्य की स्थापना की, जिसे हम आज अक्काडियन एम्पायर कहते हैं।
यह विश्व का पहला वास्तविक एम्पायर था, क्योंकि पहली बार एक शासक अनेक नगरों, अनेक जातियों और अनेक संस्कृतियों पर एक साथ शासन कर रहा था। सरगोन केवल एक महान योद्धा ही नहीं था, बल्कि वो एक दूरदर्शी एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने शासन को स्थायी और मजबूत बनाने के लिए पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में अपने विश्वासपात्र गवर्नर्स नियुक्त किए। ये गवर्नर सीधे राजा को उत्तरदायी थे और पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। इस प्रणाली से सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की नींव पड़ी, जिससे कर संग्रह, न्याय व्यवस्था और प्रशासन पहले से कहीं अधिक संगठित हो गया। सरगोन ने पूरे साम्राज्य में एक सामान्य सेमिटिक लैंग्वेज को फैलाया, जिससे शासन और व्यापार दोनों में एकरूपता आए। व्यापारिक मार्ग दूर दूर तक फैल गए और मेसोपोटामिया आर्थिक रूप से समृद्ध बनने लगा। कला, स्थापत्य और शिल्पकला में भी तेजी से विकास हुआ और इस काल को मेसोपोटामिया का एक महान गोल्डन एज माना जाता है। लगभग 150 वर्षों तक अकाडियन एम्पायर अपनी शक्ति और स्थिरता बनाए रखने में सफल रहा, परंतु समय के साथ समस्याएं बढ़ने लगी। साम्राज्य के विभिन्न भागों में रिबेलियंस होने लगे, लंबे समय तक ड्रॉट पड़ा जिससे कृषि उत्पादन घट गया और उत्तर की ओर से पहाड़ी कबीलों के आक्रमण बढ़ गए। इन सभी कारणों से साम्राज्य कमजोर होता चला गया और अंततः यह विशाल शासन व्यवस्था टूट गई। यद्यपि अकाडियन एम्पायर का अंत हो गया, परंतु सरगोन द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार अमर बन गया, एम्पायर की अवधारणा। उसने ये सिद्ध कर दिया कि एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था अनेक लोगों और विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ जोड़ सकती है। यही विचार आगे चलकर असीरियन, बेबीलोनियन, पर्शियन और रोमन एम्पायर का आधार बना और मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विरासत बन गया। बच्चों, अकाडियन एम्पायर के पतन के कई वर्षों बाद मेसोपोटामिया के इतिहास में एक नया महान नगर उभरा, बेबीलोन। धीरे धीरे यह नगर व्यापार, संस्कृति और प्रशासन का प्रमुख केंद्र बन गया। इसी नगर से इतिहास का एक अत्यंत प्रभावशाली शासक प्रकट हुआ, किंग हैम्मुराबी। हैम्मुराबी केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं था, बल्कि वह एक महान विधिवेत्ता और समाज सुधारक भी था। उसने अपने शासन को केवल तलवार की शक्ति से नहीं, बल्कि लॉ और जस्टिस की नींव पर स्थापित किया। यही कारण है कि उसका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। हैम्मुराबी की सबसे महान उपलब्धि थी उसका प्रसिद्ध कोड ऑफ लॉज। ये कानूनों का संग्रह एक काले पत्थर के स्तंभ पर खुदा हुआ था, ताकि सभी लोग इसे देख सकें और समझ सकें। इसमें कुल 282 लॉज थे, जो जीवन के लगभग हर क्षेत्र को नियंत्रित करते थे: व्यापार, संपत्ति, विवाह, परिवार, श्रम, चोरी, हिंसा और अपराध। इन कानूनों का मूल सिद्धांत था लेक्स टैलियनाइज, जिसका अर्थ है एन आई फॉर एन आई। इसका उद्देश्य ये था कि अपराध और दंड के बीच संतुलन बना रहे और समाज में भय के बजाय व्यवस्था कायम हो। ये संहिता केवल दंड व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह मानव इतिहास में सोशल ऑर्डर की पहली लिखित नींव थी। यह विचार पहली बार स्पष्ट रूप से सामने आया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है और कानून समाज के हर सदस्य पर लागू होता है। यद्यपि दंड सामाजिक वर्ग के अनुसार अलग अलग थे, फिर भी यह अवधारणा कि समाज नियमों से संचालित होगा, मानव सभ्यता के विकास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। लोगों को अब यह विश्वास हुआ कि न्याय केवल देवताओं की इच्छा नहीं, बल्कि मानव द्वारा निर्मित व्यवस्था भी हो सकता है। हैम्मुराबी के शासनकाल में बेबीलोन एक महान सांस्कृतिक केंद्र बन गया। यहाँ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर और आर्ट में अभूतपूर्व प्रगति हुई। बेबीलोनियन विद्वानों ने समय को आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में विभाजित किया। उन्होंने ग्रहों की गति का अध्ययन किया, नक्षत्रों का लेखा जोखा रखा और खगोलीय घटनाओं को समझने का प्रयास किया। उनके स्थापत्य कार्यों में भव्य भवन, मंदिर और नगर योजनाएं शामिल थीं, जो उनकी वैज्ञानिक और कलात्मक सोच को दर्शाती थीं। इस प्रकार हैम्मुराबी ने मानव समाज को यह सिखाया कि सच्ची सभ्यता केवल शक्ति और विजय से नहीं बनती, बल्कि लॉ, जस्टिस और ऑर्डर से बनती है। उसके द्वारा स्थापित यह सिद्धांत आगे चलकर संसार की लगभग सभी महान सभ्यताओं का नैतिक आधार बना। इसलिए हैम्मुराबी केवल बेबीलोन का राजा नहीं था, बल्कि मानव इतिहास का पहला महान विधि निर्माता था, जिसने सभ्यता को अराजकता से निकालकर नियमों की रोशनी में खड़ा कर दिया। असीरियन एम्पायर उत्तरी मेसोपोटामिया में विकसित हुआ और यह प्राचीन विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य साम्राज्य माना जाता है। उनकी प्रमुख राजधानियां निनवे और अशूर थीं, जो शक्ति, अनुशासन और शासन की कठोर व्यवस्था का प्रतीक बन गईं। असीरियंस युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर आयरन वेपन्स, मजबूत कवच, युद्ध रथ और सीज वॉरफेयर की उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया, जिससे वे किसी भी दुश्मन को आसानी से पराजित कर सकते थे।
उनकी सेना उस समय की सबसे संगठित और अनुशासित सेनाओं में से एक थी, जहां प्रत्येक सैनिक को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था और हर युद्ध गहन योजना के अनुसार लड़ा जाता था। इसी सैन्य शक्ति ने असीरियंस को पश्चिम एशिया की सबसे भयावह शक्ति बना दिया। लेकिन असीरियंस केवल युद्ध में ही महान नहीं थे, वे शासन और प्रशासन में भी असाधारण रूप से कुशल थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में प्रोविंशियल गवर्नर्स नियुक्त किए जो सीधे राजा को उत्तरदायी थे। पूरे साम्राज्य में सड़कों का निर्माण, पोस्टल सिस्टम की स्थापना और कर व्यवस्था का सुदृढ़ संगठन किया गया। यह व्यवस्था प्राचीन इतिहास की पहली शक्तिशाली ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रणालियों में से एक मानी जाती है। उनके प्रशासनिक ढांचे ने बाद की सभी महान सभ्यताओं को शासन का आदर्श मॉडल प्रदान किया। यद्यपि असीरियंस को उनकी क्रूरता के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि वे विद्रोहियों और शत्रुओं को कठोर दंड देते थे, फिर भी वे ज्ञान और संस्कृति के महान संरक्षक थे। महान राजा अशुरबनीपल ने विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी ऑफ निनेवा की स्थापना की, जिसमें लगभग 30,000 मिट्टी की तख्तियां संग्रहित थीं। इन तख्तियों में एपिक ऑफ गिलगामेश जैसी अमूल्य साहित्यिक रचनाएं भी सुरक्षित थीं। ये पुस्तकालय मानव इतिहास के सबसे बहुमूल्य ज्ञान भंडारों में से एक बन गया, जिसने मेसोपोटामियन सभ्यता के विचार, विज्ञान और साहित्य को सदियों तक सुरक्षित रखा। अंततः 612 बीसीई में बेबीलोनियंस और मीड्स के संयुक्त आक्रमण ने निनेवा को नष्ट कर दिया और असीरियन एम्पायर का अंत हो गया। परंतु उनका सैन्य संगठन, प्रशासनिक प्रणाली और ज्ञान संरक्षण की परंपरा समाप्त नहीं हुई। उनकी विरासत आगे चलकर बेबीलोनियन, पर्शियन और रोमन जैसी महान सभ्यताओं की नींव बनी। इस प्रकार असीरियंस का साम्राज्य इतिहास में केवल विजय और क्रूरता का नहीं, बल्कि शक्ति, अनुशासन, शासन कौशल और ज्ञान संरक्षण का भी महान अध्याय बन गया। असीरियन साम्राज्य के पतन के बाद मेसोपोटामिया के इतिहास में बेबीलोन का पुनर्जागरण हुआ, जिसे हम नियो बेबीलोनियन एम्पायर कहते हैं। इस नए युग का नेतृत्व महान शासक नेबुकदनेस्सर II ने किया, जिसने बेबीलोन को फिर से शक्ति, वैभव और संस्कृति का विश्व केंद्र बना दिया। उसने अपने नगर को भव्य मंदिरों, विशाल प्राचीरों, मजबूत किलों और सुंदर सड़कों से सजाया। उसके निर्माण कार्यों ने बेबीलोन को प्राचीन विश्व के सबसे भव्य नगरों में स्थान दिलाया। बेबीलोन केवल एक राजधानी नहीं था, बल्कि वह कला, संस्कृति, धर्म और विद्या का केंद्र बन गया था। नेबुकदनेस्सर की सबसे प्रसिद्ध रचना थी हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, जिसे प्राचीन विश्व के 7 वंडर्स में गिना जाता है। यह उद्यान ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर बने हरे भरे बगीचों से युक्त था और इसे स्थापत्य कला का अद्भुत चमत्कार माना जाता है। इस काल में बेबीलोनियन विद्वानों ने एस्ट्रोनॉमी में असाधारण प्रगति की। उन्होंने ग्रहों की गति का सूक्ष्म अध्ययन किया, एक्लिप्सेस की भविष्यवाणी करना सीखा और समय की गणना को अत्यंत सटीक बनाया। गणित, विज्ञान और खगोल विद्या में उनकी उपलब्धियों ने मानव ज्ञान को एक नई दिशा दी। बेबीलोन इस युग में व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। दूर दूर से व्यापारी, विद्वान और कलाकार यहाँ आते थे। नगर का जीवन समृद्ध, सुरक्षित और सुव्यवस्थित था, परंतु यह वैभव अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सका। 539 बीसीई में फारस के महान सम्राट साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और स्वतंत्र मेसोपोटामियन सभ्यता का अंत हो गया। हालांकि राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई, पर बेबीलोन का ज्ञान, उसके कानून, उसकी विज्ञान परंपरा और उसकी संस्कृति समाप्त नहीं हुई। वे आगे चलकर पर्शियन, ग्रीक और वेस्टर्न सभ्यताओं की नींव बने और मानव इतिहास की सबसे महान विरासतों में गिने गए। मेसोपोटामियन समाज अत्यंत हायरार्किकल था और यह व्यवस्था उनके पूरे जीवन को नियंत्रित करती थी। समाज के शीर्ष पर किंग और प्रीस्ट्स होते थे, जिनके हाथों में राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती थीं। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उसके आदेशों को ईश्वर की इच्छा समझा जाता था। प्रीस्ट्स धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे और साथ ही वे एस्ट्रोनॉमर्स, हीलर्स तथा रिकॉर्ड कीपर्स के रूप में भी कार्य करते थे। उनके नीचे ऑफिशियल्स, स्क्राइब्स और सोल्जर्स थे, जो प्रशासन और सुरक्षा की रीढ़ थे। मर्चेंट्स, आर्टिजन्स और फार्मर्स समाज की आर्थिक नींव थे, जबकि स्लेव्स सबसे निचले स्तर पर थे, जो प्रायः युद्ध बंदी या ऋण सेवक होते थे। उनकी इकोनॉमी मुख्यतः एग्रीकल्चर पर आधारित थी, जिसे टाइग्रस और यूफ्रेटिस नदियों से विकसित सिंचाई प्रणाली का सहारा प्राप्त था। खेतों में पैदा होने वाला सरप्लस फूड व्यापार को बढ़ावा देता था। उनका व्यापार इजिप्ट, एनाटोलिया और इंडस वैली तक फैला हुआ था। वे अनाज, वस्त्र और धातुओं के बदले बहुमूल्य पत्थर, मसाले और विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करते थे।
इस व्यापक व्यापार से नगर समृद्ध बने और संस्कृति का विकास हुआ। धर्म मेसोपोटामियन जीवन का केंद्र था। वे पॉलीथियस्टिक थे और मानते थे कि देवता प्रकृति की प्रत्येक शक्ति को नियंत्रित करते हैं। बाढ़, सूखा, रोग और युद्ध सब कुछ देवताओं की इच्छा माना जाता था। इजिप्शियंस के विपरीत मेसोपोटामियंस आफ्टरलाइफ को एक अंधकार में अंडरवर्ल्ड के रूप में देखते थे, जिससे उनका जीवन भय और श्रद्धा से भरा रहता था। उनके लिए धर्म और विज्ञान अलग नहीं थे, बल्कि दोनों एक ही वर्ल्ड व्यू का हिस्सा थे। इसी संतुलन ने मेसोपोटामियन सभ्यता को संगठित, शक्तिशाली और स्थायी बनाया और मानव इतिहास में इसे एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया। मेसोपोटामियन सभ्यता मानव इतिहास की पहली महान वैज्ञानिक क्रांति थी, जहां मनुष्य ने प्रकृति को केवल सहने के बजाय उसे समझने और नियंत्रित करने का प्रयास किया। इन लोगों ने सबसे पहले बेस 60 मैथमेटिकल सिस्टम विकसित किया, जिसने समय और कोणों की गणना को एक स्थायी आधार दिया। इसी प्रणाली से आज हमें 60 सेकंड्स का मिनट, 60 मिनट्स का आवर और 360 डिग्रीज का सर्कल प्राप्त होता है। उन्होंने जियोमेट्री के मूल सिद्धांतों का विकास किया और भूमि मापन, भवन निर्माण तथा नगर योजना के लिए सटीक मेजरमेंट टूल्स बनाए। उन्होंने एक 12 मंथ लूनर कैलेंडर तैयार किया, जिससे खेती, त्योहार, व्यापार और प्रशासन का समय निर्धारण संभव हुआ। मेसोपोटामियंस के आविष्कारों ने मानव जीवन को मूल रूप से बदल दिया। उन्होंने व्हील का आविष्कार करके परिवहन और व्यापार को नई गति दी। प्लाव ने खेती को अधिक तेज, आसान और उत्पादक बनाया, जिससे समाज में सरप्लस फूड पैदा हुआ। उन्होंने सेलबोट विकसित की, जिससे नदियों और समुद्रों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार संभव हुआ। उन्होंने मेटल वर्किंग की तकनीक विकसित की और ब्रॉन्ज टूल्स बनाए, जिससे हथियार, औजार और भवन अधिक मजबूत और टिकाऊ बने। ये सब उनके इंजीनियरिंग ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। मेसोपोटामियंस आकाश का गहन अध्ययन करते थे। वे सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति देखकर समय का अनुमान लगाते थे और प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करते थे। इस अध्ययन से एस्ट्रोनॉमी की नींव पड़ी। उन्होंने पहली बार मैप्स बनाए और भवन निर्माण के लिए आर्किटेक्चरल प्लान्स तैयार किए, जिससे नगर व्यवस्थित और सुंदर बने। उनके ये वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आगे चलकर गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग और टाइम कीपिंग की पूरी दिशा को हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया। मेसोपोटामियन सभ्यता की आत्मा उसकी संस्कृति और साहित्य में बसती है। उनके आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर केवल सजावट या मनोरंजन का माध्यम नहीं थे, बल्कि जीवन के अर्थ को समझने और व्यक्त करने का प्रयास थे। उनके विशाल जिगरैट सीढ़ियों की तरह आकाश की ओर उठते थे और ये दर्शाते थे कि मनुष्य देवताओं तक पहुंचने की आकांक्षा रखता है। ये मंदिर न केवल पूजा स्थल थे, बल्कि नगर की सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। जिगरैट्स की बनावट, उनकी ऊंचाई और उनकी मजबूती ये दर्शाती है कि मेसोपोटामियंस ने इंजीनियरिंग और डिजाइन में कितनी प्रगति कर ली थी। उन्होंने सुंदर और जटिल सिलेंडर सील्स बनाए, जिनका उपयोग हस्ताक्षर और पहचान के प्रतीक के रूप में किया जाता था। इन सीलों पर उकेरी गई आकृतियां केवल सजावट नहीं थीं, बल्कि वे उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, विश्वास और विचारों को दर्शाती थीं। मेसोपोटामियंस की सबसे महान साहित्यिक उपलब्धि थी द एपिक ऑफ गिलगामेश। ये संसार की पहली महान साहित्यिक कृति मानी जाती है। इस कथा में मित्रता, साहस, मृत्यु, भय और इमोर्टैलिटी की खोज जैसे विषयों को इतनी गहराई से प्रस्तुत किया गया है कि आज भी यह मानव जीवन की सबसे सच्ची भावनाओं को दर्शाती है। मेसोपोटामियंस ने अपने विचारों और ज्ञान को क्ले टैबलेट्स पर सुरक्षित किया। इन तख्तियों पर मिथ्स, हिम्स, प्रार्थनाएं, व्यापारिक अभिलेख, कानून, चिकित्सा ज्ञान और यहाँ तक कि विद्यालयों के अभ्यास कार्य भी लिखे गए। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनका समाज केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत बौद्धिक, संवेदनशील और कल्पनाशील भी था। उनकी सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियां मानव इतिहास की सबसे समृद्ध धरोहरों में गिनी जाती है और आज भी हमारी सोच और सभ्यता को प्रेरित करती है। मेसोपोटामिया की विरासत मानव इतिहास में अतुलनीय है। ये केवल एक प्राचीन सभ्यता नहीं थी, बल्कि पूरी मानव संस्कृति की आधारशिला थी। यहाँ पहली बार मनुष्य ने संगठित समाज, व्यवस्थित शासन और लिखित नियमों के माध्यम से जीवन को दिशा दी। मेसोपोटामियंस ने लॉ की अवधारणा विकसित की, जिससे समाज में न्याय और व्यवस्था बनी। उन्होंने अर्बन प्लानिंग के सिद्धांत बनाए, जिनसे नगरों को सुनियोजित ढंग से बसाया गया। उनकी सबसे महान देन थी राइटिंग, जिसने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने का मार्ग खोला और मानव इतिहास को स्मृति प्रदान की। उनकी एस्ट्रोनॉमी ने बेबीलोनियन ज़ोडिएक को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर ग्रीक और रोमन एस्ट्रोनॉमी को गहराई से प्रभावित किया।
उन्होंने समय को मापने की जो प्रणाली विकसित की वही आज के टाइम कीपिंग की नींव बनी। उनकी राइटिंग सिस्टम फनीशियन, ग्रीक, लैटिन अल्फाबेट्स के रूप में विकसित हुई और आधुनिक विश्व की भाषाओं का आधार बनी। सरकार को संगठित करने का विचार, प्रशासनिक व्यवस्था, कर प्रणाली और सार्वजनिक कानून, ये सब मेसोपोटामिया की देन है। मेसोपोटामिया ने मानव सभ्यता को पहला ब्लूप्रिंट प्रदान किया। उन्होंने दिखाया कि समाज केवल बल से नहीं बल्कि कानून, ज्ञान और संगठन से चलता है। उनकी विरासत आज भी हमारे न्यायालयों, विद्यालयों, सरकारों और विज्ञान में जीवित है। हर आधुनिक सभ्यता किसी न किसी रूप में मेसोपोटामिया की उत्तराधिकारी है। इसलिए मेसोपोटामिया को केवल इतिहास की पुस्तक में पढ़ा जाने वाला अध्याय नहीं बल्कि मानव प्रगति की शुरुआत माना जाता है। मेसोपोटामिया केवल एक प्राचीन भूभाग नहीं था, बल्कि यह मानव इतिहास की वो भूमि थी जहां से सिविलाइजेशन की यात्रा प्रारंभ हुई। यही पहली बार मनुष्य ने बिखरे हुए जीवन से निकलकर संगठित समाज की ओर कदम बढ़ाया। यहाँ मनुष्य ने गांवों से निकलकर शहर बनाए, विचारों को शब्दों में ढाला और नियमों के माध्यम से समाज को दिशा दी। मेसोपोटामिया वो स्थान था जहां मानव ने पहली बार अपने जीवन को केवल जीवित रहने तक सीमित न रखकर उसे अर्थ, उद्देश्य और व्यवस्था प्रदान की। यही पहली बार मनुष्य ने राइटिंग के माध्यम से अपने विचारों को सुरक्षित किया, जिससे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। यही लॉ की नींव पड़ी, जिसने समाज को न्याय और अनुशासन सिखाया। यही लर्निंग ने जन्म लिया, जिसने मानव मस्तिष्क को अज्ञान से ज्ञान की ओर मोड़ा। यही फेथ ने मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में आशा दी और यही इनोवेशन ने जीवन को आसान बनाने के नए मार्ग खोले। मेसोपोटामियंस ने नदियों की बाढ़ से लड़ते हुए खेती सीखी, आकाश की ओर देखकर समय मापना सीखा और पृथ्वी पर शहर बसाकर भविष्य की सभ्यताओं को दिशा दी। इन कीचड़ भरे नदी तटों से जो सिद्धांत उठे वे आज भी हमारे जीवन की नींव है। हमारे कानून, हमारे विद्यालय, हमारी सरकारें, हमारी वैज्ञानिक सोच सब कहीं न कहीं मेसोपोटामिया की उसी पहली रोशनी से उत्पन्न हुए हैं। मेसोपोटामियंस ने केवल अपने युग को नहीं बदला, उन्होंने मानवता की नियति को बदल दिया। उन्होंने सर्वाइवल को सिविलाइजेशन में परिवर्तित कर दिया और यही परिवर्तन मानव इतिहास का सबसे महान मोड़ बन गया। इसलिए जब हम मेसोपोटामिया को देखते हैं तो हम केवल अतीत नहीं देखते, हम स्वयं की शुरुआत देखते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।